माइक टेस्ट। ओके, ये हमारी 6th वीडियो है। 6th वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये हमारा अब तक का ना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आपको पूरा समझ आ गया तो यू कैन लिटरली लैंड अ जॉब। ओके, मार्केट के अंदर बहुत सी जॉब्स होती हैं लिनक्स से रिलेटेड। ये टॉपिक जिसको समझ आ गया उसको 50% लिनक्स समझ आ जाती है कि लिनक्स ऑन कैसे होती है। वाई इज़ लिनक्स बूटिंग प्रोसेस इम्पॉर्टेंट? बिकॉज लिनक्स का बूटिंग प्रोसेस ने पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को शेप किया कि वो किस तरह से रन करते हैं, किस तरह से ऑन होते हैं। एक कंप्यूटर का ऑन होना उसकी सबसे बड़ी पावर होती है कि वो किस तरह से ऑन हो रहा है, कितना जल्दी ऑन हो रहा है। इसको कहते हैं बूटिंग, बूट होना। हाउ लिनक्स बूट यानी वो टाइम पीरियड जब से हम पावर ऑन का स्विच दबाते हैं तब से लेकर एक टाइम पीरियड पावर ऑन के स्विच दबाने से लेकर जब तक का कंप्यूटर ऑन नहीं हो जाता ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको कहते हैं बूटिंग पीरियड। तो हम वही देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। सबसे पहले हम साथ साथ लिखते जाते हैं कि क्या क्या किस तरह से होता है। सबसे पहले एक यूज़र ने पावर ऑन किया। ओके, एक सिस्टम का अपना पावर ऑन का बटन दबाया कंप्यूटर का, तो उसके बाद क्या होगा? कंप्यूटर ऑन होना शुरू होगा। उस पूरे ऑन होने के प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। Booting is a process that starts operating system when a user turns on a computer. जब आप कंप्यूटर का टर्न ऑन का बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है, इसको बूटिंग कहते हैं। और ये एक सीक्वेंस होता है। अ बूट सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ ऑपरेशंस। बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर को ऑन करने में। और अभी हम पढ़ रहे हैं लिनक्स की बूटिंग, कि लिनक्स किस तरह से बूट होता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर टर्न ऑन होता है। टर्न ऑन के बाद क्या होता है, अब हम आगे देखते हैं टर्न ऑन होने के बाद क्या होगा। कंप्यूटर टर्न ऑन ऑन हुआ के बाद नेक्स्ट चीज सीपीयू ऑन होता है। ओके, अब सीपीयू भी ऑन हो गया। अब सीपीयू कहेगा मुझे तो कुछ नहीं पता क्या करना है, अभी तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हुआ, मुझे क्या पता क्या करना है भाई। सीपीयू को वैसे जनरली क्या पता कि क्या करना है। सीपीयू विल गो टू either BIOS or UEFI. ओके, सीपीयू कहाँ जाएगा? CPU will go to either BIOS or UEFI. अब ये समझने की ज़रूरत है कि BIOS और UEFI क्या होती हैं। अब अभी भी देख लेते हैं क्या होती हैं। CPU will go to either BIOS or UEFI. BIOS is Basic Input Output System. Basic Input Output System. Okay. BIOS is Basic Input Output System और UEFI एक नया वर्जन है BIOS का जो नए कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। ओके, बायोस पुराने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता था, यूईफी नए कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। अब देखो इनका डिफरेंस क्या है और ये करते क्या है ये दोनों। बायोस जो है हमारा, ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद जितने भी इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस हैं हार्डवेयर, जिसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, जितनी भी डिवाइसेस हैं जो इनपुट एंड आउटपुट को परफॉर्म करती हैं, जिनमें सीपीयू आ गया, हर चीज़ उसको स्टार्ट कौन करता है? उसको बायोस स्टार्ट करता है। एवरीथिंग, द फैंस ऑन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के फैंस कितनी तेज रफ्तार से घूमेंगे वो भी बायोस डिसाइड करता है। कंप्यूटर को टर्न ऑन भी बायोस करवाता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय बायोस। और बायोस क्या है? बायोस एक चिप होती है छोटी सी जो मदरबोर्ड के अंदर होती है, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर, एक कोड लिखा होता है, एक कोड। उस कोड का काम क्या होता है? कंप्यूटर को टर्न ऑन कराना पहले पहले। ओके, पुराने कंप्यूटर में बायोस होती है, आजकल के नए कंप्यूटर में यूईफी होती है।
काम दोनों का एक ही है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो सीपीयू जाता है बायोस के पास कि तुम कंप्यूटर को टर्न ऑन कराओ। पहले पहले हम पावर ऑन का बटन दबाते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जाती है सीपीयू के पास। अब सीपीयू के पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सीपीयू जाएगा बायोस के पास और सीपीयू बायोस को बोलेगा कि तुम कंप्यूटर को ऑन कराओ। अब बायोस कहेगा इससे पहले कि मैं बायोस का काम किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड भी कराना बायोस का काम है। बायोस कहेगा इससे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो, लेट्स चेक, एक चीज चेक करते हैं इससे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो। इससे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो वो कह रहे एक चीज चेक करते हैं जिसको कहते हैं पोस्ट। पोस्ट एक इस तरह का वर्ड है जिसका जिक्र कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हर जगह मिलता है। जब आप नया कंप्यूटर बनवाते हो तब वो कहता है क्या ये कंप्यूटर पोस्ट कर रहा है, यानी क्या ये कंप्यूटर ऑन हो रहा है। पोस्ट का एक सिंपल मतलब है पोस्ट का। पोस्ट का मतलब है क्या सारी हार्डवेयर जिसमें सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, जितना भी हार्डवेयर लगा हुआ है जो कंप्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट हार्डवेयर है, वो सारा इम्पोर्टेंट हार्डवेयर क्या सही तरह से चल रहा है, क्या वो सारा इम्पोर्टेंट हार्डवेयर चलने की कंडीशन में है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट। बायोस ने पोस्ट कर लिया। ओके, जब बायोस ने पोस्ट कर लिया तो फिर वो जाएगा फाइंड बूटेबल डिवाइसेस। इधर जाएगा फाइंड बूटेबल डिवाइसेस। पहले करेगा बायोस पोस्ट। अगर तो पोस्ट ट्रू है यानी सारी डिवाइसेस ठीक चल रही हैं, इफ अगर तो पोस्ट ट्रू है यानी सारी डिवाइसेस आर वर्किंग करेक्टली, देन क्या होगा हमारे पास, ये इसके नीचे कैसे लेके जाना है नेट को। अब कर लेंगे। अच्छा, अगर तो सारी डिवाइसेस सही तरह से वर्क कर रही हैं तो फिर क्या होगा, फिर पोस्ट अगर ट्रू है पोस्ट तो फिर ढूंढेगा बूटेबल डिवाइस। अब बूटेबल डिवाइस क्या होती है, बूटेबल डिवाइस होती है जिस हार्ड डिस्क के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस हार्ड डिस्क के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको उसको फाइंड करेगा एंड देन वो लोड एंड एग्जीक्यूट कर देगा बूट सेक्टर फ्रॉम एमबीआर। अब ये हम बेसिक देखें कि क्या क्या होता है, इसके बाद इन सब की डिटेल है, सब समझ आ जाएगा। के बाद वो क्या करेगा, एमबीआर को लोड करेगा। अब ये एमबीआर कहाँ पे होता है, उस हार्ड डिस्क के अंदर जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एक छोटा सा एक 512 बाइट का 512 बाइट्स, ये बहुत छोटा सा होता है, एक छोटा सा स्पेस होता है बहुत, 512 बाइट उसका एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं एमबीआर, एक फाइल होती है। उसका उसका पूरा नाम होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। उसका पूरा नाम क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। उसको लोड करता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को फ्रॉम द बूट पार्टीशन, और देन MBR जो है MBR, it will load it will then load the bootloader। MBR फिर bootloader को लोड करता है। अब bootloader क्या है हमारे पास, इसका जो मेन मशहूर bootloader है लिनक्स के, वो एक है ग्रब और एक है लीलो। एक ग्रब और एक है लीलो। जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर मैंने ग्रब को यूज़ किया है। मेरी अपनी लिनक्स है ना, उसके अंदर मैंने ग्रब को इस्तेमाल करके, मेरी लिनक्स ग्रब को इस्तेमाल करके बूट करती है। अब लीलो भी है और कुछ और भी हैं तीन चार,
बट दुनिया पूरी या ग्रब को यूज़ करती है, लीलो को यूज़ करती है। जब बूट लोडर जो है, बूट लोडर का क्या काम है? कर्नल को ऑन करना, कर्नल यानी ब्रेन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बूट लोडर का क्या काम है? कर्नल को ऑन करना। ये मेरे पास स्पेस नहीं था ना, तो इसलिए मैंने ऊपर डायग्राम बनाना शुरू कर दी। आप ये वहाँ पेपर के अंदर ये पूरी डायग्राम पूरी बनाना है, ऐसे नीचे जाती हुई सीधी। ये एरोस की मतलब ये एरोस है सारे, ओके। यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। फिर बूट लोडर क्या करता है? कर्नल को ऑन करता है। अब बूट लोडर ने कर्नल को ऑन कर दिया। कर्नल कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ना पहला पहला प्रोसेस रन करता है। उस पहले प्रोसेस का नाम है इनिट, ओके। पहले प्रोसेस का क्या नाम है? इनिट। ये पहला प्रोसेस होता है, इंश्योर करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा अब ऑन हो गया है वो यूज़र के इस्तेमाल के काबिल रहे। तो उसके अंदर जो पहला पहला प्रोसेस लोड होता है ना ऑटोमेटिकली, उसको हम कहते हैं इनिट। पहला पहला प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है इनिट। अब इन सब की हम डिटेल पढ़ेंगे कि क्या है। पावर ऑन हुआ, सीपीयू पावर ऑन का बटन दबाया, करंट किया सीपीयू के पास। सीपीयू ने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता कैसे ऑन करना है कंप्यूटर। सीपीयू गया बायोस के पास। बायोस मदरबोर्ड के अंदर एक चिप है। बायोस मदरबोर्ड के अंदर एक चिप है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ होता है टू कंट्रोल एवरी इनपुट आउटपुट डिवाइस, एवरी हार्डवेयर इन द कंप्यूटर। बायोस उसको कंट्रोल करती है, ओके। बायोस परफॉर्म करती है पोस्ट, ओके। बायोस क्या परफॉर्म करती है? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस परफॉर्म करती है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसका सिर्फ एक मतलब है कि क्या सारा हार्डवेयर सही से काम कर रहा है। अगर सारा हार्डवेयर सही से काम कर रहा है तभी पोस्ट, उसके बाद फिर बायोस जो है वो जाती है किसके पास? हार्ड डिस्क के पास। ये बायोस जा रही है हार्ड डिस्क के पास, जिसके इसको कहते हैं बूट डिवाइस। क्या कहते हैं? बूट डिवाइस। यानी जिस डिवाइस ने बूट करना है, जिसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस एसएसडी के पास या हार्ड डिस्क के पास, जिस हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर फिर ये बायोस है, ये उसी हार्ड डिस्क के अंदर एक पार्टीशन होती है, उसको कहते हैं एमबीआर। छोटी सी यहाँ पे एक पार्टीशन होती है, सिर्फ 512 बाइट की होती है। एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड इसको बोलते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड भी जाता है बूट लोडर के पास। बूट लोडर हमारे पास ग्रप है और लीलो है। बूट लोडर का काम है कर्नल को लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कर्नल लोड हो गया तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चल गया। जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल गया तो पहला प्रोसेस जो लोड करता है उसको कहते हैं इनिट। बायोस रेफर्स। अब हम देखें क्या क्या हो रहा है। देखो, टर्न ऑन किया, सीपीयू गया बायोस के पास। अब हम बायोस पढ़ रहे हैं। BIOS refers to the software code run by computer when first powered on. The primary function of BIOS is to code program embedded on a chip that recognizes and controls various devices that make up the computer. हाँ, जो मेरा इतना महंगा लैपटॉप ख़राब हुआ था ना, उसकी आई थिंक सो ये बायोस की चिप भी उड़ गई थी, इसलिए वो पूरा मदरबोर्ड उसका ख़राब हो गया। तो बायोस का प्राइमरी फंक्शन ये है, एक चिप होती है मदरबोर्ड के ऊपर जो एवरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करती है। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पुराने कंप्यूटर में बायोस होता था, नए कंप्यूटर में यूईफी होता है। दोनों का काम एक ही है। नए में यूईफी होता है, पुराने में बायोस होता था। यहाँ पे आई थिंक बस इन्होंने बायोस का ही लिखा हुआ है। अब फिर हम आ जाते हैं एमबीआर के ऊपर। ये देखो एमबीआर, बायोस ने पोस्ट की कि क्या सब कुछ ठीक है। फिर बायोस गया बूट डिवाइस के पास, जो हार्ड डिस्क है हमारी, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हार्ड डिस्क के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको कहते हैं एमबीआर, मास्टर बूट रिकॉर्ड। एमबीआर का काम होता है बूट लोडर को लोड करना। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क से चलता है और उसी हार्ड डिस्क के अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। मास्टर बूट बूट रिकॉर्ड
तो प्राइमरी बूट लोडर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको प्राइमरी बूट लोडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी बूट लोडर। क्योंकि पहला बूट लोडर ये है, और जो मेन बूट लोडर है वो ग्रब और लीलो है, जिसने कर्नल को लोड करना है, वो मेन बूट लोडर है, यानी सेकेंडरी बूट लोडर। प्राइमरी बूट लोडर MBR ही है। ये 512 बाइट का होता है। इसके आगे भी हमें एक्सप्लेन कि कितने कितने बाइट कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। ओके, अब जो MBR है हमारा, ये सबसे पहले रैम के अंदर लोड होता है। ओके, और इसका कंट्रोल बायोस ले लेता है। सॉरी, बायोस पूरा कंट्रोल MBR को दे देता है। अब बायोस का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे बायोस का काम खत्म हो चुका है। बायोस ने पूरा का पूरा जितना कंट्रोल था ना कंप्यूटर ऑन करने का, वो MBR को दे दिया, मास्टर बूट रिकॉर्ड को, जो प्राइमरी बूट लोडर भी है। प्राइमरी बूट लोडर, सारा कंट्रोल इसके पास आ गया, और ये 512 बाइट की एक फाइल है जिसने कंप्यूटर को ऑन करना है। MBR जो है, MBR खुद क्या है? MBR के अंदर जो मेजर प्राइमरी बूट लोडर है ना, प्राइमरी बूट लोडर, वो MBR के अंदर अवेलेबल है, जो 446 बाइट्स का है बूट लोडर। ये देखो, 64 बाइट्स की पार्टीशन टेबल होती है, यानी C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, जितनी भी ड्राइव्स बनी हुई हैं। ओके, हाँ, वो नो मैटर जितनी भी बनी हुई हैं, बस ये पार्टीशन टेबल्स होती हैं। और 2 बाइट का मैजिक नंबर होता है कि इसके अंदर चेकसम्स रख सकते हैं हम। चेकसम पीछे पड़े थे ना। 446 बाइट का बूट लोडर होता है MBR के पास। MBR इज अ प्राइमरी बूट लोडर। ओके, इसके बाद 446 बाइट का बूट लोडर होता है, 64 बाइट का पार्टीशन टेबल होता है, और बायोस पूरा कंट्रोल MBR को दे देता है। उसके बाद द फर्स्ट 446 बाइट are primary bootloader which contains both executable code and error message text. The next 64 bytes are partition table which contain a record for each of the 4 partitions. The MBR end with 2 bytes that are defined as the magic number. The magic number serves as the validation check of the MBR. Validation check या checksum या कुछ भी. Okay? अब कोई पूछे कि MBR के अंदर क्या क्या होता है? 446 टोटल MBR 512 बाइट का है। 512 बाइट में से 446 बाइट are primary bootloader, 64 bytes are the partition table, and uh, 2 bytes are the magic number OXAA55. This is the checksum, validation checksum के पूरा MBR की फाइल ठीक है, खराब तो नहीं हो गई। आप किसी भी लिनक्स के ऊपर जाओगे, किसी भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर ये कमांड रन करोगे, dd if equal to /dev, किसी भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनल पे अगर जाओगे, ये कमांड रन करोगे, तो आपको MBR की पूरी फाइल दिख जाएगी कि MBR की फाइल किस तरह की है। ओके, और अगर आपने उसी फाइल को 01 की लैंग्वेज में देखना है, उसी फाइल को 01 की लैंग्वेज में देखना है, तो आप ये कमांड रन करोगे OT/exa mbr.bin। ओके, लेकिन अगर आपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखना है, तो आप ये कमांड रन करोगे। ये कमांड आपने याद कर लेनी है। ओके, ये आती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। फिर आपने MBR के अंदर देखना है कि है क्या क्या, तो आप लिनक्स के टर्मिनल पे जाके ये कमांड लिखोगे। और अगर उसी कमांड में आपने 01 में देखना है, 01 ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट तो नहीं है ना, बाइनरी फॉर्मेट है, 01 के फॉर्मेट में देखना है, तो ये कमांड रन करोगे। सिंपल सी कमांड है, ये याद कर लेना। इफ़ अगर इस लोकेशन पे है dd if/dev/hda ऑफ एम, हाँ, तो ऑफ mbr.bin, और bs मतलब 512 बाइट की है ये साइज, उसका बाइट साइज, और काउंट 1 यानी एक दफ़ा पूरा शो कर दो। अब इसके बाद हम चलते हैं बूट लोडर। हाँ, अब बूट लोडर जो है, इट इज़ more aptly called the kernel loader. The task at this stage is to load the Linux kernel. Optional initial RAM disk. grep and lilo are the
पॉपुलर लिनक्स बूट लोडर्स। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले पहले मास्टर बूट रिकॉर्ड के पास पूरा कंट्रोल आ गया। वो किसने दिया कंट्रोल? बायोस ने दिया मास्टर बूट रिकॉर्ड को पूरा कंट्रोल। अब मास्टर बूट रिकॉर्ड ने कंट्रोल किसको दे दिया? बूट लोडर को। अब ये बूट लोडर सेकेंडरी बूट लोडर है। प्राइमरी बूट लोडर कौन सा था? जो मास्टर बूट रिकॉर्ड के पास अपना एक बूट लोडर था ना, 446 बाइट का, वो प्राइमरी बूट लोडर था। ये देखो, हाँ, यहाँ पे था, दिस वाज द प्राइमरी बूट लोडर 446 बाइट का। ये एमबीआर के पास था अपना बूट लोडर प्राइमरी। इसके पास कोड होता है, एग्जीक्यूशन का कोड होता है। फर्स्ट 446 बाइट है द प्राइमरी बूट लोडर which contains both executable code and error message text. Next 64 byte है the partition table and 2 bytes are magic checksum numbers. ये प्राइमरी बूट लोडर था। फिर इसने कंट्रोल किसको दे दिया? रेल बूट लोडर को या कर्नल लोडर को, या इसको सेकेंडरी बूट लोडर भी बोलते हैं। अब इनमें इसका काम है कर्नल को लोड कराना। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, कर्नल कर्नल बस ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, यूं ही समझ लो। इनमें सबसे मोस्ट पॉपुलर है ग्रैप लीलो। तो ग्रैप लीलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट और भी है इनके 3-4 नाम याद कर लो, बहुत है। मुझे तो काफ़ी सारों के नाम मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे देखे हैं, क्योंकि मुझे सिविनी का पता है, बूटमैन का पता है, ग्रैप का पता है, लीलो का पता है, बूट एक्स का पता है, गैक का पता है, और सिस लिनक्स का पता है। बूट कैंप का भी पता है, इसका पहली दफ़ा सुना है। लोडलिन का भी पहली दफ़ा सुना है नाम। ये बस बहुत सारे बूट लोडर, इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा बूट लोडर्स होंगे, बट जो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है वो कर रही है ग्रैप। और 90% ऑफ द लोग ग्रैप यूज़ करते हैं, 9% लोग लीलो यूज़ करते हैं, बाकी 1% नमूने बाकी बूट लोडर यूज़ करते हैं। ओके, 90% दुनिया ग्रप यूज़ करती है। अब हम पढ़ेंगे ग्रप के बारे में। ग्रप क्या है? ग्रप इज़ अ बूट लोडर, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ओके, इसको किसने बनाया है? GNU ने। GNU वही कंपनी है जिसने C++ का कंपाइलर भी बनाया है। ओके, C++ का कंपाइलर GNU ने बनाया है। C++ यूँ समझ लो, C++ को किस तरह से चलाना है वो GNU की कंपनी ने बनाया है। GNU ने। ग्रप को भी उन्होंने ही बनाया है। ओके, grep is ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट बूटलोडर, यानी कि grep को किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है ऑन होने के लिए। grep को आप बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कंप्यूटर में डाल सकते हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में डालो, पहले grep को लोड करा दो। ओके, यूँ भी कर सकते हो। अब grep क्या कहता है? जब सारा कंट्रोल grep के पास आ जाता है तो grep स्क्रीन पे शो करता है कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम टर्न ऑन करना है। देखो, जिस तरह से मैंने अपने कंप्यूटर में बहुत सारी लिनक्स की हुई होती हैं। मैंने अपने कंप्यूटर में एक हैकिंग की लिनक्स है। लिनक्स बहुत टाइप है ना, लिनक्स की हैकिंग की लिनक्स से लेता है, नॉर्मल यूसेज की लिनक्स से लेता है। तो ग्रप शो कहता है कि कौन सी वाली को ऑन करना है, किसके कर्नल को ऑन करना है, लिस्ट आ जाती है पूरी। तो ग्रप का ये काम है। ओके, ग्रप का यानी कि सामने कमांड लाइन का इंटरफेस भी आ जाता है, एक CMD छोटा सा खुल जाता है लिनक्स लोड होते वक्त। ओके, और हम उसी टाइम, अभी कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हम उसी टाइम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड भी कर सकते हैं लिनक्स को ग्रप के अंदर। यानी पहले हम डायरेक्ट ग्रप से ही लिनक्स डाउनलोड कर रहे हैं। विंडोज़ में ऐसा नहीं होता, ग्रप में ऐसा होता है लिनक्स में। आप पहले ग्रप को ना, एक ग्रप को डाल दो अपने हार्ड डिस्क में। जब ग्रप लोड हो जाए, यानी कि यहाँ तक का जब प्रोसेस हो जाए ग्रप तक का, कर्नल को फिर डाउनलोड करो। कर्नल वही ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कर्नल को डाउनलोड करो, फिर उस कर्नल को ओपन करो। यूँ भी कह सकते हो, डायरेक्ट कर्नल को डाउनलोड कर सकते हो। अगर कंप्यूटर में कोई कर्नल है ही नहीं तो डायरेक्ट डाउनलोड हो सकता है ग्रेप के थ्रू। हाँ, अब ग्रेप जो है, बायोस बूटेबल डिवाइस हार्ड डिस्क को ढूंढता है और कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी MBR को। MBR हमारा प्राइमरी बूट लोडर है। MBR कंटेन ग्रब स्टेज 1। ओके, प्राइमरी बूट लोडर होता है MBR के पास, गिवन वो जो 446 बाइट का होता है। Given the small size of MBR, stage 1 just load the next stage of grep. उस 446 बाइट के अंदर जस्ट नेक्स्ट स्टेज ऑफ grep लोड होती है। वो कहते हैं तुम स्टेज 1 जो है ना,
This is only to load the stage 1.5. Okay? Stage 1 is just only loading the stage 1.5. अब grep के जो stage 1.5 है वो लोकेटेड होती है पहले 30 KB of hard disk immediately following the MBR. MBR के exact बाद के जो पहले 30 किलोबाइट होती है एक हार्ड डिस्क की, उसके अंदर ग्रेप स्टेज 1.5 होती है। स्टेज 1.5 का क्या काम होता है? ग्रेप 2 को लोड करना। जो ग्रेप 2 है वो हमारे पास प्राइमरी बूट लोडर है, ये ग्रेप 2 है। दिस इज ग्रेप 2। दिस बूट लोडर इज ग्रेप 2। इस MBR के फौरन बाद इस जगह पे एक 30 KB का स्टेज 1.5 होता है। 30 KB स्टेज 1.5। ये एग्जैक्ट इसके बाद होता है हार्ड डिस्क के अंदर। एम बी आर भी तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की के अंदर पहले पहले पड़ा होता है ना। एम बी आर के डायरेक्ट बाद 30 KB का स्टेज 1.5 होता है। स्टेज 1.5 का काम होता है ग्रेप 2 को लोड करना, बूट लोडर। ओके, अब स्टेज 1.5 ग्रेप 2 को लोड करता है, और जो ग्रेप है ग्रेप 2 वो लोड करता है कर्नल को। लोड्स द यूजर सिलेक्टेड डिफॉल्ट कर्नल। मैंने आपको बोला ना ग्रेप ऑप्शन देता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करना है, क्योंकि एट अ टाइम हम बहुत सारे लिनक्स चला सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे लिनक्स। पहले पहले ऑप्शन देता है कि कौन सा करना है। अगर एक ही है तो डिफॉल्ट कर्नल लोड हो जाएगा इनटू द मेमोरी एंड पासिस कंट्रोल ऑन टू द कर्नल, एंड देन वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर्नल को पास ऑन कर देता है। ये कर्नल है हमारा। एक्जाम्पल ग्रेप कॉन्फ़िग फाइल, यानी ग्रब के अंदर पहले एक ग्रब की फाइल है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइटल होता है उबंटू लिनक्स। देन उसका रूट का टाइटल, कर्नल की फाइल कहाँ पड़ी हुई है, उसकी लोकेशन, उसकी इनिशियल आरडी की फाइल कहाँ पड़ी। बूट की जैसा आपको याद करने की जरूरत नहीं, ना ही देखने की जरूरत है, इसको अवॉइड करो। फिर वो कह रहे लीलो, लीलो का भी जिक्र कर ही दिया उसने। कुछ लोग लीलो से भी बूट के आते हैं। अब जो लीलो है ये भी ग्रब है, ये भी बूट लोडर है। ओके, दिस इज लीलो इज ऑल्सो अ बूट लोडर। लीलो इज ऑल्सो अ बूट लोडर। ठीक है, कुछ लोग ग्रब यूज करते हैं, कुछ लोग लीलो यूज करते हैं। लीलो इज ऑल्सो बूट लोडर। तो कह रहे नॉट डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक फाइल सिस्टम, कैन बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क up to 16 different images, must change Lilo when kernel image file or config file is changed. Lilo is also a bootloader. ये हार्ड डिस्क से भी बूट कर सकता है, फ्लॉपी डिस्क से भी बूट कर सकता है, और ये बहुत पुराने, देखो फ्लॉपी डिस्क बहुत पहले होती थी, क्योंकि लीलो का साइज इतना छोटा होता है, इट कैन इवन बूट फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क अप टू 16 डिफरेंट इमेजेस, यानी एट अ टाइम 16 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सकता है। 16 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, 16 डिफरेंट टाइप ऑफ लिनक्स को एक साथ लोड कर सकता है। अब ये आ गया हमारे पास कर्नल इमेज। अब पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया? कर्नल इमेज के पास चला गया पूरा कंट्रोल। कर्नल इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कर्नल का काम किया है मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कर्नल वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, कर्नल को यूज समझ लो, भी बस वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी डेफिनेशन ये याद कर लेना एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो ब्रिज होती है वो कर्नल है। कर्नल इज ऑलवेज स्टोर ऑन मेमोरी until कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। कर्नल मेमोरी यानी रैम के अंदर ऑलवेज स्टोर रहता है until कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। रैम के अंदर और हार्ड डिस्क के ऊपर रनिंग रहता है। ठीक है, रन रन रनिंग कंडीशन में रहता है जब तक कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं होता। ये ऐसे ही लिखा हुआ है कर्नल का साइज जो होता है विच इज़ लेस देन 512 किलोबाइट्स। दिस इज़ नॉट द बाइट। जो एम बी आता है वो 512 बाइट का था, ये किलो बाइट है, ये के बी है। ओके, किलो बाइट 1000 बाइट होते हैं, ये 512 के बी है। ये कर्नल का साइज होता है 512 के बी। टास्क ऑफ कर्नल, ये आपको पता है कर्नल प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, डिवाइसेस को मैनेज करता है, सिस्टम कॉल्स को मैनेज करता है।
शेड्यूलिंग को मैनेज करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले चलाना है, कौन सा प्रोसेस बाद में चलाना है, कितने प्रोसेस को रैम में जगह देनी है, कौन से प्रोसेस को रैम से निकाल लेना है, कौन से प्रोसेस को रैम में डाल देना है। ये सारा कुछ कर्नल कर रहा है। डिवाइसेस को कैसे मैनेज करना है कि एक हेडफोन हमने कंप्यूटर के साथ लगाया तो हेडफोन को ऑन कर देना है, पहले हेडफोन के ड्राइवर को लोड करना है, या एक फ्लॉपी डिस्क या एक यूएसबी लगाई है कंप्यूटर के साथ तो यूएसबी का पहले ड्राइवर लोड होगा, फिर यूएसबी चलेगी। ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय कर्नल। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई हमारी रन लेवल। A run level is a software configuration of the system which allows only a selected group of processes to exist. The processes spawned by init for each of these run level are defined in the etc/init tab file. Init can be in one of the 8 run levels 0 to 6. अब रन लेवल की डिटेल दी है या नहीं दी है? लेट मी सी। यस, डिटेल दी है हमने पूरी रन लेवल की। ओके, मतलब मुझे रन लेवल आपको डिटेल से पढ़ाना चाहिए। अब हमारा रन लेवल इज द लास्ट थिंग विच हैपेंस। ओके, रन लेवल इज द लास्ट थिंग विच हैपेंस। अब कर्नल बूट हो गया, मैंने आपको फिर बोला था इनिट चलता है। इनिट इज द फर्स्ट प्रोसेस। इनिट इज द फर्स्ट प्रोसेस विच रन्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे प्रोसेस जो रन हो रही है ना यहाँ पे विंडोज पे, ये देखो सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं, इतने सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं। जो पहला पहला प्रोसेस होता है, देखो हर प्रोसेस की ना कोई आईडी होती है। यहाँ पे बिना आईडी यहाँ पे टास्क मैनेजर भी सही तरह से नहीं आती। लिनक्स पे आती है आईडी। ओके, हर प्रोसेस की एक आईडी होती है। जो आईडी नंबर 1 का पहली पहली जो आईडी होती है ना, जो पहला पहला प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं इनिट। ओके, पहला पहला फर्स्ट प्रोसेस। और जैसे ही इनिट रन होता है, जैसे ही इनिट रन होता है तो इनिट कुछ और प्रोसेसेस को रन करवा देता है। पहला पहले प्रोसेस रन होने के बाद कुछ और प्रोसेसेस रन होते हैं। ये सारे प्रोसेसेस किसी ना किसी रन लेवल में होते हैं। रन लेवल इज द ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस, और हर ग्रुप की कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन है। 8 रन लेवल होते हैं टोटल। अभी आपको आगे समझ आएगा कि रन लेवल क्या है। अभी समझ लो रन लेवल एक ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस है, ठीक है। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस इज अ रन लेवल। और रन लेवल कब चलता है? रन लेवल चलता है जब पहला प्रोसेस चल जाता है इनिट का, फिर रन लेवल चल जाता है। जब पहला प्रोसेस इनिट का चलेगा तो कुछ और थोड़े से और प्रोसेस चल जाएंगे, ठीक है, फिर रन लेवल चल जाएगा। अब रन लेवल के अंदर जो हमारे पास रन लेवल 0 है, नहीं यहाँ पे लिखा है ना रन लेवल 8 होते हैं, 8 टाइप ऑफ रन लेवल। और हर रन लेवल के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस रन हो रहे होंगे, ग्रुप ऑफ प्रोसेस बहुत सारे। ये सारे तब रन होते हैं जब इनिट रन हो जाता है, स्पॉन्ड बाय इनिट। अब init can be in one of the 8 run level 0 to 6। अब init 0 जो है, इसका काम है सिस्टम को शट डाउन करना। init 1 जो है, इसका काम है सिंगल यूजर मोड। सिंगल यूजर मोड क्या है कि सिर्फ एक ही यूजर उस कंप्यूटर को यूज कर रहा है, उसके उसके जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सिंगल यूजर मोड। रन लेवल 1। फिर रन लेवल 2, मल्टी यूजर विद नो नेटवर्क सर्विसेज एक्सपोर्टेड। यानी मल्टी यूजर्स, यानी उसको उस कंप्यूटर को उस कर्नल को मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं, बट इंटरनेट की सर्विसेज उसको अभी नहीं मिली। ओके, इंटरनेट की सर्विसेज उसको नहीं मिली। और जो रन लेवल 3 है, वो इनको बोलते लिखते इनका जो लोकेशन है वो ये है /etc। /etc की फाइल होती है लिनक्स के अंदर। फिर RCD, फिर RCD के अंदर RC3D, क्योंकि रन लेवल 3 है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कंसोल ओनली स्टार्ट फुल मल्टी यूज़र, यानी कि इसके अंदर रन लेवल 3 के अंदर आ, ये ग्राफिकल फ्रंट एंड होता ही नहीं है,
सिर्फ एक टर्मिनल ओपन हो जाता है। ओके, सिर्फ कंसोल चलता है, कंसोल टर्मिनल को बोलते हैं। फिर लेवल 4 के ऊपर सिर्फ लोकल यूज के लिए ये चलता है। यानी कि लोकल यूज सब आपको कैसे बताऊं, जैसे कि आ, एक लोकल इन्वायरमेंट है, यानी उस इन्वायरमेंट को इंटरनेट बिल्कुल कभी मिलेगा ही नहीं। एक जस्ट एक लोकल इन्वायरमेंट है फॉर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लोकल इन्वायरमेंट है, उसके जो प्रोसेसेस हैं उसको कहते हैं रन लेवल 4, रिजर्व्ड फॉर लोकल यूज। ये स्लैकवेयर और बीएसडी ये भी एक लिनक्स की टाइप्स है। ये रन लेवल 4 पे शिफ्ट हो जाते हैं इनिट चलने के बाद। फिर रन लेवल 5 है, ये पूरा का पूरा फ्रंट एंड का मोड है लिनक्स का, GUI मोड। ओके, रन लेवल 6 रीबूट करता है। रन लेवल S है एक, वो हमारे पास मेंटेनेंस के लिए होता है, यानी अगर कुछ खराबी आ जाए तो मेंटेनेंस के लिए। और रन लेवल M जो है, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक रन लेवल 2। रन लेवल M इज़ एग्जैक्टली लाइक रन लेवल 2 मल्टी यूज़र, बट इसके अंदर इंटरनेट भी चल रहा होता है। इसे मल्टी यूज़र विद नो नेटवर्क, इसे मल्टी यूज़र विद नेटवर्क। ओके, अब ये जो सारे रन लेवल हैं, इनमें से कोई एक रन लेवल पे कंप्यूटर शिफ्ट कर जाता है जैसे ही पहला इनिट चलता है, पहला प्रोसेस चलता है ना, जैसे ही पहला प्रोसेस चलता है तो इनमें से कोई किसी ना किसी रन लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट कर जाता है। यानी जिस मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना हो, या तो बिल्कुल ही कंप्यूटर बंद हो जाए, यानी जैसे ही कंप्यूटर बूट हुआ है फौरन बंद भी हो जाए, शट डाउन या हॉल्ट। या फिर कंप्यूटर चल जाए सिंगल यूजर मोड के अंदर। ये भी मेरा सिंगल यूजर मोड के अंदर विंडोज़ चल रहा है, इसी तरह से लिनक्स सिंगल यूजर मोड में भी होता है, मल्टीपल यूजर मोड में भी होता है, और विंडोज़ भी मल्टीपल यूजर मोड के अंदर होता है। 2 पे मल्टी यूजर मोड पे चल चले लेकिन इंटरनेट ना हो। 3 पे एक इस तरह का मोड चले जिसमें सिर्फ टर्मिनल हो, फ्रंट एंड हो ही ना। 4 पे सिर्फ लोकल यूज के लिए हो, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। 5 पे फ्रंट एंड पे चल रहा हो पूरा। 6 पे कंप्यूटर रीबूट कर जाए, रीस्टार्ट कर जाए, 0 पे शट डाउन हो जाए, 6 पे रीस्टार्ट कर जाए। ये तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। 6 पे कंप्यूटर रीस्टार्ट कर रहा है, 0 पे शट डाउन हो रहा है, और बाकी बीच में ये 5 कहानियाँ हैं। S पे मेंटेनेंस मोड है, सिंगल यूजर मेंटेनेंस मोड। M पे मल्टी यूजर विद इंटरनेट एक्सेस। ये रिटर्न लेवल्स हैं, ये चलते हैं जब पहला प्रोसेस चल जाता है इनिट का, उसके बाद कोई ना कोई रन लेवल पे कंप्यूटर शिफ्ट कर जाता है, फिर आगे चलता रहता है कंप्यूटर। अब ये rc.d फाइल्स है। अब ये rc.d फाइल्स, यही फाइल्स हैं, ये वाली सारी जो फाइल्स है ना, ये rc0d rc1t, ये रन लेवल की फाइल्स हैं। rc.d files are the script for the given run level that run after the boot. Okay, ये ये हैश टैग रिप्रेजेंट्स द रन लेवल। ये देखो ना यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4 5, इस ये जो हैश टैग है पूरा, इसके ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है, वो नंबर विल बी सेम कि जो उनसे रन लेवल होगा। अब स्टार्ट स्टॉप डायमंड, ये डीमन नहीं है, डायमंड है, DAE, यहाँ गलत लिखा हुआ है इन्होंने। हाउ इट विल चेंज इट। ओके, स्टार्ट स्टॉप डायमंड, डायमंड हर उस प्रोसेस को बोलते हैं जो यूज़र की मर्ज़ी के बगैर चल रहे होते हैं, मतलब यूज़र ने उनको नहीं चलाया होता, वो ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, उनको डायमंड बोलते हैं। डायमंड, DAEMON, DAEMON। हाँ, तो DAE, मेरा गला बार बार शुक्रिया ना, बार बार सॉरी। डायमंड आर द प्रोसेसेस जो यूज़र की मर्ज़ी के बगैर चल रहे हैं। ओके, admin can issue the command and either
द स्टार्ट स्टॉप स्टेटस रिस्टार्ट और रीलोड ऑप्शन। एक यूज़र आरसीडी जो है ना हमारा आरसीडी रन टाइम लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं उनको स्टार्ट भी कर सकता है स्टॉप भी कर सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं लिनक्स के फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर। ये सिंपल सा लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर है। विंडोज़ का फाइल स्ट्रक्चर क्या है? अब पहले पहले देखो विंडोज़ का फाइल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। विंडोज़ के फाइल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आता है लोकल डिस्क सी। लोकल डिस्क सी के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। विंडोज़ पड़ी होती है जिन्हें प्रोग्राम फाइल्स होता है। प्रोग्राम फाइल्स 86 होता है। विंडोज़ होती है, यूसेस होते हैं। ये विंडोज़ का फाइल सिस्टम है। ओके, NTFS। लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो किस तरह से होता है? वो होता है पहले पहले एक स्लैश होम डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी। दिस इज द फाइल विच कंटेन ऑल द अदर फाइल्स ऑफ लिनक्स। ये पहली पहली फाइल होती है, एक फोल्डर होता है। इस फोल्डर के अंदर बाकी सारे फोल्डर होते हैं लिनक्स के। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर बाकी सारे फोल्डर होते हैं लिनक्स के। ये हमारे पास एंट्री फाइल होती है। फिर इस एंट्री या रूट एंट्री के अंदर एक रूट की फाइल होती है, एक होम की फाइल होती है। रूट की फाइल के अंदर रूट यूज़र होता है, यानी एडमिन यूज़र होता है। रूट यूज़र को एडमिन भी बोलते हैं, जो हर काम कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और एक होता है होम यूज़र। होम यूज़र एडमिन नहीं होता लिनक्स के अंदर। लिनक्स के अंदर दो यूज़र होते हैं, एक रूट यूज़र, एक होम यूज़र। एक स्लैश फोल्डर होता है, स्लैश फोल्डर के अंदर दो फाइल्स होती हैं, रूट यूज़र, होम यूज़र। होम यूज़र के अंदर वो सारी डायरेक्टरीज होती हैं जो होम यूज़र ने क्रिएट की होती हैं। और एक हमारे पास रूट यूज़र होता है, यानी एडमिन यूज़र। इसके बाद बाकी फोल्डर्स होते हैं। फिर एक होता है बिन का फोल्डर। बिन के फोल्डर के अंदर जस्ट वो सारी कमांड्स होती हैं जो बूट एक नॉर्मल यूजर को रिक्वायर्ड होती हैं बूटिंग अप के लिए। ओके, फिर होता है एस बिन। ये नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं होती है, लिनक्स खुद चलाता है ये कमांड्स। एक प्रॉक का फोल्डर होता है। एक वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये जस्ट कर्नल की इमेजिनेशन में होता है कि मैं हूँ। ओके, कर्नल जोन से भी प्रोसेस चला रहा होता है फाइल सिस्टम के अंदर, वो सारे प्रोसेस इमेजिनेशन के अंदर पहले प्रॉक फोल्डर के अंदर चलाता है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी फोल्डर है, जैसे सारे आपको बस हल्के से देख लेना है, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे। ये आ जाते हैं हमारे पास बूट का फोल्डर। इसके अंदर लीलो आ गया, ग्रब आ गया। इस बूट के फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, ग्रब वगैरह। लिप का फोल्डर है, शेयर्ड लाइब्रेरीज। इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज होती हैं, रिक्वायर्ड लाइब्रेरी, जिस तरह से वो सारी चीज़ें जो और चीज़ों को चलाने में मदद करती हैं और सारे प्रोसेस को चलाने मॉड्यूल्स होते हैं। लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स जो बूट करने में मदद करते हैं। डेव डेव वो सारे वो फोल्डर जिसके अंदर सारी कंप्यूटर की डिवाइसेस का डाटा होता है, कि इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है, रैम कौन सी लगी हुई है, माउस कौन सा कनेक्ट हुआ है, सारे डाटा। ETC वो फाइल जिसके अंदर सारे के सारे कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं, मशीन से रिलेटेड कन्फिग्रेशन। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का मतलब एक सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। एक SQL की फाइल होती है। ठीक है, SQL की फाइल होम डायरेक्टरी के अंदर होती है, इसके अंदर रूट के अंदर नहीं होती है, होम के अंदर होती है। इस होम के अंदर इसके अंदर वो सारी फाइल्स होती है। वो सारी फाइल जो होम डायरेक्टरी से लिंक होती हैं। ठीक है, एक sysconfig की फाइल होती है दैट कन्फिगर द लिनक्स सिस्टम फॉर डिवाइसेस। मतलब कि जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस हैं उनको ये बताना कि वो लिनक्स पे चल रही है, उसके लिए सिस्टम कन्फिग की फाइल होती है। ओके, अब ये पूरा हमारा वर्क फ्लो होता है कि हाउ लिनक्स बूट्स और लिनक्स के अंदर प्रोसेसेस किस तरह से वर्क करते हैं। दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से तैयार करना है आपने पूरा। जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये आपने पूरी की पूरी डायग्राम ये वाली अच्छे से बनानी है, वहाँ पे प्यारी प्यारी सब कुछ लिख के ये सारा। ओके, यहाँ पे एक स्टेज 1 भी लिखते हैं ना, दिस इज स्टेज 1 बूट लोडर। दिस इज स्टेज 1 बूट लोडर।
स्टेज 1 बूट लोडर के बाद वो जाता है स्टेज 1.5 बूट लोडर के बाद, जो 30 KB का होता है हार्ड डिस्क के ऊपर MBR के डायरेक्ट पाथ में फिर ग्रब 2 के पास जाता है। स्टेज 2, इसको स्टेज 2 भी बोलते हैं। ओके, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। हम अगली वीडियो पे चलते हैं।